मैं डॉक्टर लक्ष्मी वाजपेयी आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ, मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोध पर थोड़ी और बात करने के लिए। तो आज का जो विषय है, वह है मनोवैज्ञानिक परीक्षण यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। आज हम मनोविज्ञान में परीक्षण की क्या उपयोगिता है, क्या किस तरीके से उसका उपयोग किया जा सकता है, इन विषयों पर बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनोविज्ञान में मुख्य रूप से इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जो अंतर है, क्यों दो लोग अलग-अलग हैं, इन विषयों पर काफ़ी गहनता से अध्ययन किया जाता है। और जब हम टेस्टिंग की बात करते हैं यानी कि जब हम मनोविज्ञान में इंडिविजुअल के किसी भी व्यक्ति विशेष के व्यवहार की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं और इनको हम किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा इनको मापा जा सकता है। तो आज के इस व्याख्यान में मुख्य रूप से हम इन्हीं परीक्षणों पर बात करने के लिए यहाँ साथ में उपस्थित हुए हैं। हम मुख्य रूप से ये परीक्षण क्या हैं, इनको किस तरीके से समझ सकते हैं, एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषताएँ हो सकती हैं, इन सब के साथ-साथ परीक्षण की विश्वसनीयता और वैधता किस तरीके से रखी जा सकती है, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि मनोविज्ञान में परीक्षण को किस तरीके से समझा जा सकता है। हमने जैसा बात किया अभी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं जब भी हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र में, तो वहाँ पर हम उसके एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जो अंतर है, वो काफ़ी अलग-अलग मानकों पर होता है। जैसे इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, अचीवमेंट, मोटिवेशन, ये ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जिनको लेकर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर देखने को मिलता है और इन्हीं को किसी व्यक्ति विशेष में किस तरीके से मेज़र किया जा सकता है, उसके लिए हम साइकोलॉजिकल टेस्ट्स की मदद लेते हैं। अब ये देखना ज़रूरी है कि हम किस तरीके से समझ सकते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट को। तो ऐसा कहा जाता है कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, वह एक मानकीकृत तरीका है, एक मानकीकृत रास्ता है, जिसमें हम सैंपलिंग बिहेवियर के ज़रिए अलग-अलग कैटेगरीज़ में अलग-अलग स्कोर्स के द्वारा उनके व्यवहार को समझ सकते हैं। किसी एक ग्रुप पे अगर हमें कोई भी शोध करना है, तो वहाँ पर हम एक सैंपल के तौर पे कुछ लोगों पर वह अध्ययन करते हैं और बाद में साइकोलॉजिकल टेस्ट्स के थ्रू उनके बिहेवियर को मेज़र करने के बाद जो रिज़ल्ट, जो परिणाम निकल कर हमारे सामने आते हैं, उन्हें हम जनरलाइज़ करने का काम करते हैं उस पूरे ग्रुप पर। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, वह मुख्य रूप से जो सैंपल ऑफ बिहेवियर है, उनको मेज़र करने का काम करते हैं। ये कई सारे तरीकों हैं, जब हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पर कई सारे तरीके निकल के आते हैं जिनके थ्रू हम किसी भी व्यक्ति का जो व्यवहार है, उसको मेज़र कर सकते हैं। क्या विशेषताएँ होती हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट्स की, ये जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। और ये मुख्य विशेषता जो है किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण की, वो ये होती है कि वह नेचर में ऑब्जेक्टिव होता है। जितने भी साइकोलॉजिकल टेस्ट्स होते हैं, वह ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि वह किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बनाए जाते हैं। वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन्स होते हैं, ऐसे प्रश्न होते हैं, जिनका जो जनरलाइज़ेशन है, वह आराम से किया जा सकता है। और किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण को एडमिनिस्टर करने से पहले, यानी कि जिन लोगों पर वह परीक्षण को अप्लाई किया जा रहा है, वो अप्लाई करने से पहले विभिन्न मानकों के द्वारा उनको स्टैंडर्डाइज्ड किया जाता है। इसका स्टैंडर्डाइज़ किया जाने का मतलब ये हुआ कि उनकी विश्वसनीयता, वैधता, इन सब चीज़ों पर पहले काम किया जाता है और यह देखते हैं कि कोई भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है, वह कितना विश्वसनीय या कितना वैध है,
इन सब अध्ययन के उपरांत ही किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण को लोगों पर हम अप्लाई करते हैं और फिर अपने रिज़ल्ट को एनालाइज़ करते हैं। यहाँ पर ये भी एक चीज़ जाननी ज़रूरी है कि जब हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण की बात करते हैं, तो उनका जो उसमें जो प्रश्न होते हैं या जिस तरीके के आइटम्स होते हैं, उनका डिफ़िकल्टी लेवल को भी हम देखते हैं। तो एक बहुत साधारण सी बात यह ध्यान में रखने की होती है कि किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण का जो कठिनता का स्तर है, वह हम एकदम से एक साथ नहीं बढ़ाते हैं। इवन हम कोशिश ये करते हैं कि शुरुआत के जो प्रश्न हों वो थोड़े आसान हों और धीरे-धीरे करके प्रश्नों के साथ, आइटम्स के साथ डिफ़िकल्टी लेवल जो है, कठिनता का जो स्तर है वो बढ़ता चला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पहला ही आइटम पढ़ने पर वो बहुत ज़्यादा कठिन लगे प्रयोगकर्ता को और फिर वह उस पर रिस्पॉन्स ना कर पाए। तो ऐसा इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो कठिनता का स्तर है, वह धीरे-धीरे करके आगे बढ़ाया जाता है। इसके अलावा कुछ ख़ास चीज़ें जो कि जब हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण की बात करते हैं, तो उन पर ध्यान देने की होती हैं। उसमें सबसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि कोई भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण जिस चीज़ को मेज़र करने के लिए बनाया गया है, इस बात का ध्यान रखें कि वह वही चीज़ को मेज़र कर रहा हो, तभी उसे वैध माना जाएगा। वैधता इसी चीज़ पर निर्भर करती है कि जिस भी कारक को, जैसे मान लीजिए कोई इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए अगर साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाया गया है, तो उसमें जो भी आइटम्स हम रखें, वह इस चीज़ का ध्यान रखते हुए रखें कि वह इंटेलिजेंस को ही मेज़र कर रहा हो। ऐसा ना हो कि वो फिर एटीट्यूड का मेज़रमेंट हो या उससे फिर पर्सनैलिटी मेज़र हो रही हो। इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इसके साथ ही साथ जो भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण है वह विश्वसनीय हो, ये भी आवश्यक है। विश्वसनीयता का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जितनी भी परिस्थितियों में किसी एक व्यक्ति विशेष पर वह टेस्ट अगर अलग-अलग परिस्थितियों में भी दिया जा रहा है, तो जो टेस्ट है उसका जो परिणाम है वो एक जैसा ही आना चाहिए। तभी उसको हम कहेंगे कि यह रिलायबल या कंसिस्टेंट है। इसके अलावा इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि जितने भी लोग इस टेस्ट को जितने भी लोगों पर संपादित किया जा रहा है, जितने भी लोगों को यह परीक्षण दिया जा रहा है, वह उसके आइटम्स को समझने के लिए योग्य हों। कोई भी ऐसे आइटम्स उसमें ना हों, जो कि सामान्य जन द्वारा समझे ना जा सकें, क्योंकि बिना समझे अगर वो रिस्पॉन्स देंगे तो वह ठीक नहीं होगा। इसलिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इसके साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि जिन भी लोगों पर वह प्रयोग जो परीक्षण है वह संपादित किया जा रहा है वह ईमानदारी पूर्वक इस जो भी प्रश्न उसमें पूछे गए हैं या जो भी आइटम्स हैं उन पर अपना रिस्पॉन्स दें। ऐसा ना हो कि वो बस ऐसे रैंडम रिस्पॉन्स दे दें, क्योंकि ऐसा करने की परिस्थिति में बहुत सारी एरर्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे कि पूरा मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है वो सही तरीके से जो रिज़ल्ट है वह हमें नहीं दे पाता है। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखना मनोवैज्ञानिक परीक्षण में बहुत आवश्यक होता है। इसके साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक परीक्षण का एक बहुत लंबा-चौड़ा स्कोप है, काफ़ी सारे जगहों पर इसका जो उपयोग है वह सुनिश्चित किया जा सकता है। क्लिनिकल सेटअप में डायग्नोस्टिक के लिए भी हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण का इस्तेमाल करते हैं। काउंसलिंग सेशंस में भी हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए और तमाम सारी और चीज़ों के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट्स को यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल सेटअप में या ऑर्गेनाइज़ेशनल सेटअप में भी, जहाँ पे हम तमाम सारे एम्प्लॉइज़ का या एम्प्लॉयर के ऊपर जो स्टडीज़ प्लान करते हैं इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइज़ेशनल सेटअप में, वहाँ पर भी हम तमाम सारे मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि हर एक क्षेत्र में जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है उनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर वो कोई एप्टीट्यूड टेस्ट है, किसी का एप्टीट्यूड
टेस्ट करने के लिए या फिर क्लिनिकल सेटअप में या ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में जॉब सेटिस्फैक्शन स्केल होती है। तो हर एक क्षेत्र में अलग-अलग मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा आपको पहले भी बताया था कि इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, क्रिएटिविटी, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, वैल्यूज़, इन सब चीज़ों को, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सब चीज़ों को मेज़र करने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके से विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। और जैसा पहले भी बताया गया कि किसी भी एक क्राइटेरिया को अगर आप मेज़र कर रहे हैं किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण के ज़रिए, तो इस चीज़ का ध्यान देना बस ज़रूरी होता है कि वह मनोवैज्ञानिक परीक्षण उसी चीज़ को ही मेज़र करने के लिए बनाया गया हो। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि ध्यान रखनी ज़रूरी है। अब आइए थोड़ी-सी बात ये करते हैं कि जब हम मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की बात कर रहे हैं, तो कौन से ऐसी क्राइटेरियाज़ हैं जिनको ध्यान में रखना, कौन से ऐसे कारक हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है और किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण को एक अच्छा परीक्षण कहे जाने के लिए कौन-कौन सी विशेषताओं का उसमें होना अनिवार्य है। इस चीज़ पर बात करते हैं। आपको जैसा पहले भी बताया था कि जो भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, वह नेचर में ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। यानी कि वह सब्जेक्टिव नहीं होने चाहिए। किसी भी तरीके की बायसनेस को न होने पाए जब हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण कर रहे हैं, तो कोई भी बायसनेस ना हो पाए, इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए ये बात कही जाती है कि जो भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, वह सब्जेक्टिव ना होते हुए ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। इसके साथ ही साथ जो भी ऑब्जेक्टिव मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, वहाँ इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए कि वह परीक्षण वैध हो और विश्वसनीय भी हो। यानी कि उसकी वैधता और उसकी विश्वसनीयता पे भी बात की जानी ज़रूरी है। तो जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हुआ, जो दूसरी विशेषता हुई, वह हुई मनोवैज्ञानिक परीक्षण की वैधता। तो जो भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वह वैध होना चाहिए। अब यहाँ पे ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि जब हम ये कह रहे हैं कि परीक्षण को वैध होना चाहिए, तो वैधता से यहाँ पर क्या मतलब है, क्या आशय है हमारा? वैधता को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी परीक्षण, जैसा आपको पहले भी बताया था, जिस भी चीज़ को मेज़र करने के लिए उस परीक्षण का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें इसी तरीके के प्रश्न या आइटम्स होने चाहिए जो पर्टिकुलरली उसी चीज़ को ही मेज़र कर रहा हो। जैसे अगर पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए कोई एक परीक्षण हम बना रहे हैं, तो उसमें जो भी आइटम्स हम लिखें या जिस भी तरीके के प्रश्न हों क्वेश्चनेयर में, वह पर्सनैलिटी को ही मेज़र करने को ध्यान में रख के बनाए जाने चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें हम फिर इंटेलिजेंस को भी मेज़र कर ले रहे हैं या फिर उसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि व्यक्ति के एटीट्यूड या एप्टीट्यूड से संबंधित हों। इस तरीके की मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर वह परीक्षण वैध नहीं माना जाएगा, क्योंकि वैधता का आशय यही है कि जिस भी चीज़ के लिए हम मेज़र करने के लिए बना रहे हैं, वही चीज़ मेज़र की जानी चाहिए। जैसे एक वेट लेने की जो मशीन होती है, आप देखते हैं वेइंग मशीन होती है, हम सभी लोग उस पे अपना जो बॉडी का वेट है वो हम मेज़र करते हैं। तो वेइंग मशीन जो है वो वैलिड तभी मानी जा सकती है, वैध तभी मानी जा सकती है जब वह वेट को ही मेज़र कर रही हो। यानी कि बॉडी के वेट को अगर वो मेज़र कर रही है तो वह वैलिड मानी जाएगी। अगर वो लेंथ को, यानी कि शरीर की लंबाई को मेज़र कर रही है तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो इस तरीके से मनोवैज्ञानिक परीक्षण में हम वैधता को ध्यान में रखते हुए जो भी हम परीक्षण बनाएं, वहाँ पर हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि वह परीक्षण वैध भी होना चाहिए। तीसरी विशेषता की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो तीसरी विशेषता है विश्वसनीयता। जी हाँ, वैधता के बाद किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण की मुख्य विशेषता ये होती है कि वह विश्वसनीय है या नहीं।
तो विश्वसनीयता को हम कंसिस्टेंसी से समझते हैं, यानी कि कोई भी परीक्षण कितना कंसिस्टेंट है, ये इस चीज़ पर निर्भर करता है। यानी कि किसी उस परीक्षण को अगर हम एक ही व्यक्ति विशेष को विभिन्न-विभिन्न परिस्थितियों में अलग-अलग बार-बार दे रहे हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट है वह एक जैसा ही आना चाहिए। क्योंकि स्थिति परिस्थिति एक ही है, व्यक्ति विशेष भी एक ही है, अलग-अलग समय पर देने पर भी जो उसका परीक्षण का रिज़ल्ट है, परिणाम है, वह बदलना नहीं चाहिए। तो इसको हम कहते हैं कि कोई भी परीक्षण जो है विश्वसनीय इस तरीके से हो सकता है। तो जब हम किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण की बात करें तो वहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि वह परीक्षण विश्वसनीय है या नहीं और वैधता उसमें हम देख पा रहे हैं या नहीं। ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ महत्वपूर्ण है कि जब भी हम किसी परीक्षण की बात करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वह कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि वह एक परीक्षण उस एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट के सभी एस्पेक्ट्स को मेज़र करने के लिए बना हुआ हो। उस एक परीक्षण में उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट के सारे ही एस्पेक्ट्स को मेज़र किया जा सके। इस चीज़ पर ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जैसे अभी मैंने आपको पर्सनैलिटी का उदाहरण प्रस्तुत किया था, तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर हम कोई मनोवैज्ञानिक परीक्षण बना रहे हैं या हमने बनाया है, जो कि पर्सनैलिटी को मेज़र कर रहा है, तो पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट्स को वो वहाँ पर कवर कर रहा हो, इस चीज़ का हम ध्यान रखें। अगर ऐसा है तभी हम कह सकते हैं कि जो परीक्षण है वो कॉम्प्रिहेंसिव है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि किस तरीके से हम किसी भी परीक्षण के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर ध्यान रखते हुए उस परीक्षण को अगर हम बनाएं तो वह एक अच्छे परीक्षण की श्रेणी में आ सकता है और अच्छे तरीके से हम उसको एडमिनिस्टर करें तो वो हमें सही रिजल्ट देगा। इसके अलावा बात करते हैं कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी की, वैधता और विश्वसनीयता की बात अभी हमने की थी ऊपर। तो यहाँ पर हम थोड़ा और अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझें कि जो भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण हमने बनाया है उसमें हम वैधता और विश्वसनीयता को किस तरीके से देख पा रहे हैं। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि हम कह देते हैं कि हाँ मनोवैज्ञानिक परीक्षण तैयार किया है हमने, लेकिन वह कितना स्टैंडर्डाइज्ड है, वह टूल जो हम यूज़ कर रहे हैं वह स्टैंडर्डाइज्ड है या नहीं है, इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी वैधता और विश्वसनीयता क्या है। क्योंकि कोई भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण अगर किसी व्यक्ति के इंटेलिजेंस या पर्सनालिटी या एटीट्यूड को अगर मेज़र कर रहा है तो उससे हमें ह्यूमन बिहेवियर के अलग अलग प्रोस्पेक्ट्स को देखने का मौका मिल रहा है। तो अगर वह विश्वसनीय और वैध नहीं होगा मनोवैज्ञानिक परीक्षण तो हम व्यक्ति विशेष के या लोगों के जो भी सैंपल हम ले रहे हैं बिहेवियर का उसका सही परिणाम हम नहीं पा सकेंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम विश्वसनीयता और वैधता को अच्छे तरीके से समझें और साथ ही साथ विश्वसनीयता और वैधता के जो तमाम प्रकार होते हैं उन पर भी ध्यान दें कि अलग-अलग तरीके की जो वैधता है वह किस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वैधता से। आपको जैसे पहले भी मैंने अभी बताया कि जब हम वैधता की बात करते हैं तो वैधता को हम सामान्य रूप से इस तरीके से देखते हैं कि जो भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण जिस भी कंस्ट्रक्ट को मेज़र करने के लिए बनाया गया है उस परीक्षण के द्वारा उसी कंस्ट्रक्ट को मेज़र किया जा रहा हो,
उसमें अन्य और तरीके के आइटम्स ना रखे गए हों। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि अगर एडजस्टमेंट के लिए कोई मनोवैज्ञानिक परीक्षण बनाया गया है, तो वह परीक्षण में एडजस्टमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन होने चाहिए। इसी तरीके से अगर कोई परीक्षण सेल्फ एस्टीम को मेज़र करने के लिए बनाया गया है, तो उसमें जो प्रश्न हों या जो स्टेटमेंट्स हों, जो आइटम्स हों, वह इसी तरीके के होने चाहिए जो व्यक्ति के सेल्फ एस्टीम को मेज़र कर रहे हों। ऐसा ना हो कि वह सेल्फ एस्टीम को के अलावा किसी और चीज़ का मेज़रमेंट वहाँ पर हो रहा हो। अगर ऐसा है तो वह परीक्षण वैध नहीं माना जाएगा। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो भी परीक्षण हम बना रहे हैं वह उसी चीज़ को मापने के लिए बनाया गया हो। अब जब हम वैधता की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देखें कि कितने तरीके की वैधता होती है। तो कई तरीके की वैधता होती है, एक-एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले आती है फेस वैलिडिटी। जी हाँ, फेस वैलिडिटी, जैसा कि नाम से ही आपको दिख रहा है कि इस वैलिडिटी में मुख्य रूप से टेस्ट की जो फेस वैल्यू है उन पर ध्यान दिया जाता है। और यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो फेस वैलिडिटी है वह हाई होनी चाहिए, यानी कि जो भी टेस्ट हम बना रहे हैं वह मुख्य रूप से फेस वैलिडिटी के लिए ही होना चाहिए। जैसे ये मुख्य रूप से जजमेंट पर बेस करता है। जब हम फेस वैलिडिटी की बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से जजमेंट पर निर्भर करता है। और इस तरीके की जो वैलिडिटी है वह किसी भी परिस्थिति में जब भी हम विभिन्न प्रकार की स्थितियों परिस्थितियों में होते हैं तो ये बहुत सूटेबल टेस्ट होता है आइटम्स का, जहाँ पे हम फेस वैलिडिटी को डिसाइड करते हैं। तो किसी भी तरीके का निर्णय लेने के लिए ये जो फेस वैलिडिटी है ये काफ़ी मददगार होती है। यानी कि किसी भी तरीके का जजमेंट अगर आपको देना है या कोई निर्णय अगर आपको लेना है तो फेस वैलिडिटी का उस टेस्ट के हाई होना ज़रूरी है। दूसरी होती है कंटेंट वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी के अलावा दूसरा पॉइंट आता है कंटेंट वैलिडिटी। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में जो कंटेंट वैलिडिटी है यह मुख्य रूप से आइटम्स को कंपेयर करने के लिए कंपेयर करते हुए दिखाई जाती है, जहाँ पे हम बिहेवियरल मैनिफेस्टेशंस को सामने रखते हैं। तो मुख्य रूप से कंटेंट वैलिडिटी में हम यह देखते हैं कि जो भी टेस्ट है वह जो मेज़र हम ले रहे हैं उसको वह उस पे फोकस उसका है या नहीं है। तो जो कंटेंट वैलिडिटी है इसको हम फेस वैलिडिटी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये अलग तरीके से होता है। और कंटेंट वैलिडिटी को में हम क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव एनालिसिस के साथ साथ हम क्वालिटेटिव चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई अगर क्वेश्चनियर के बजाय कोई इंटरव्यू भी लिया है तो वहाँ पर भी हम कंटेंट वैलिडिटी के ज़रिए देख सकते हैं कि जो भी कंटेंट है वह जिस कंस्ट्रक्ट को मेज़र करने के लिए वो इंटरव्यू लिया गया है उसके बारे में बात वहाँ पर हो रही है या नहीं। तो जो कंटेंट वैलिडिटी है ये आपको ओवरऑल कंटेंट का एक जो टोटल स्कोर इसका होता है वह एक ओवरऑल जो कंटेंट है उसका एक आइडिया प्रोवाइड करने का काम करती है। तो ये मुख्य रूप से कंटेंट पर फोकस करती है। और कई तरीके के जो एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पर हम कंटेंट वैलिडिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। कई जगहों पे कंपैरिजन के लिए भी हम कंटेंट वैलिडिटी को यूज़ करते हैं। जैसे हम एक साइकोलॉजिकल जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है उसमें कंटेंट वैलिडिटी को जो टेस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेज है वहाँ पर भी इसको हम मेज़र कर सकते हैं कि जो कंटेंट वैलिडिटी है वो हाई है या नहीं है। यानी कि जब हम परीक्षण का निर्माण कर रहे हैं और परीक्षण अभी बना नहीं है पूरी तरीके से, तो निर्माण की प्रक्रिया के दौरान भी हम उस परीक्षण की कंटेंट वैलिडिटी को देख सकते हैं।
यानी कि कंटेंट वैलिडिटी उस समय आपको ये बताने का काम करेगी कि जिस भी कंस्ट्रक्ट को लेकर आप वो परीक्षण का निर्माण कर रहे हैं, तो जो भी आइटम्स आपने बनाए हैं उनकी कंटेंट वैलिडिटी अगर हाई है तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी कंस्ट्रक्ट को लेकर आप वह मनोवैज्ञानिक परीक्षण बना रहे हैं उससे रिलेटेड आइटम्स ही आपके परीक्षण में आपने लिए हैं। अगर कंटेंट वैलिडिटी हाई नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट जिसके मेज़र करने के लिए आप ये परीक्षण बना रहे हैं उससे रिलेटेड आइटम्स अभी आपकी परीक्षण में नहीं है। तो निर्माण के समय में भी हम कंटेंट वैलिडिटी को देख सकते हैं। तीसरे प्रकार की वैधता जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मुख्य रूप से जो भी एम्पिरिकल पर्पसेस से हम रिसर्च करते हैं उसके लिए अडॉप्ट किए जाते हैं। जैसे कोई क्रिएटिविटी पर अगर आपको रिसर्च करनी है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई आप स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को देख सकते हैं। मुख्य रूप से जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है वह एविडेंसेस को, जो भी बिहेवियर हम देखना चाहते हैं उससे रिलेटेड एविडेंसेस की बात वहाँ पर करती है। और वह एविडेंसेस जो है वो ये बताते हैं कि जो कंस्ट्रक्ट है वह जिस कंस्ट्रक्ट को मेज़र करने के लिए ये परीक्षण बनाया गया है उसी कंस्ट्रक्ट से रिलेटेड है या नहीं है, यानी कि जो पूरा परीक्षण है वह उस कंस्ट्रक्ट पर फोकस या नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ के लिए हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को देखते हैं। और कई सारी थ्योरीज़ को डेवलप करने के समय में भी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को देखा जाता है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी किसी भी, जब हम परीक्षण की बात कर रहे हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण की, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो है वह हमारी जो तमाम सारी जो हाइपोथेसिस है उनसे रिलेटेड भी होती है। तो वहाँ पर भी अगर हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है या एक्सेप्ट हो रही है तो वो काफ़ी हद तक उसकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी पर निर्भर करता है। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे तरीके की वैलिडिटी की बात करते हैं तो वो है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी जो है ये प्रिडिक्टिव फीचर की बात करती है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में प्रिडिक्टिव फीचर की बात करती है और यह वैज्ञानिक होती है नेचर में। यानी कि यह जो क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी है यह मुख्य रूप से यह एक्सप्लेन कर सकती है कि जो भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण है वह जो दूसरे तरीके के मनोवैज्ञानिक परीक्षण हैं उनके साथ कोई कोवैरी कर रहा है या नहीं। यानी कि जो भी आप एक पर्टिकुलर मनोवैज्ञानिक परीक्षण की बात कर रहे हैं तो उसी क्षेत्र में अन्य तरीके के जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है उससे यह कितनी सिमिलर या कितनी डिफरेंट है, इसको हम कहते हैं क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। और जब हम क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसको हम मुख्य रूप से 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है डिस्क्रिमिनेटिव वैलिडिटी, यानी कि क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी को हम 3 सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें से पहला सब पार्ट है डिस्क्रिमिनेटिव वैलिडिटी, दूसरा सब पार्ट है कॉन्करेंट वैलिडिटी और तीसरा पार्ट है कन्वर्जेंट वैलिडिटी। तो आइए बात करते हैं डिस्क्रिमिनेटिव वैलिडिटी की। यह मुख्य रूप से इस चीज़ पर निर्भर करता है कि अगर जो इंडिविजुअल्स हैं उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं किसी एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट को बेस करते हुए तो किस तरीके से उनका अध्ययन किया जा सकता है। यह जो वैलिडिटी है यह मुख्य रूप से वहाँ पर डिसीजन लेने का काम करती है। तो जब हमें कैटेगोरिकल कोई डिसीजन लेना होता है, यानी कि अगर हमें ये देखना है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें मैल एडजस्टमेंट है या नहीं है, अगर इस तरीके की कोई स्टडी करनी है तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करेंगे, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे और फिर इस परीक्षण के द्वारा ये डिस्क्रिमिनेटिव वैलिडिटी हम देखेंगे कि
किस कैटेगरी के लोगों में वो माल एडजस्टमेंट दिखाई दे रहा है और किस कैटेगरी के लोगों में वो माल एडजस्टमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से मुख्य रूप से जब हम इंडिविजुअल्स को अलग-अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड करके कोई अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेटिव वैलिडिटी जो है वो हमारी उपयोगी होती है। दूसरा होता है कॉन्करेंट वैलिडिटी। मनोविज्ञान के क्षेत्र में कॉन्करेंट वैलिडिटी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है और कई सारे जो परीक्षण हैं वह वहाँ पे हम एक किसी भी व्यवहार की जो समानताएं हैं या जो विभिन्नताएं हैं उनको अध्ययन करने का काम किया जाता है। तो कॉन्करेंट वैलिडिटी में मुख्य रूप से हम स्कोर्स जो है उनका कंपैरिजन करते हैं और ये देखते हैं कि एक परीक्षण का अन्य परीक्षणों के साथ में क्या-क्या समानताएं या विभिन्नताएं हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके की जो वैधता है उसको देखने के लिए 2 परीक्षणों को एक ही इंडिविजुअल्स के ग्रुप पर अलग-अलग हम एक ही समय में हम उनको वो दे देते हैं। यानी कि 2 परीक्षणों का जो सेट है वो हमने सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को सेम टाइम पर एडमिनिस्टर कर दिया। अब जो वैलिडिटी है डेवलप्ड टेस्ट की वह इस चीज़ पर डिटरमाइन करती है कि दोनों के बीच का जो कोरिलेशन है वह किस तरीके का है। वो सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कोरिलेशन है दूसरे वैलिड टेस्ट के साथ में या नहीं है। तो इस तरीके से हम 2 ग्रुप के बीच में जो कॉन्करेंट वैलिडिटी है उसको देखने का काम करते हैं। तीसरे सब कैटेगरी हुई जिसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट वैलिडिटी। कन्वर्जेंट वैलिडिटी मुख्य रूप से ये भी 2 ग्रुप्स के बीच में 2 टेस्ट्स के बीच में कोरिलेशन एस्टैब्लिश करने का काम करती है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि किसी भी एक परीक्षण को अगर हम 2 समूहों पर एक साथ संपादित करते हैं, एक साथ उनको एडमिनिस्टर करते हैं, तो दोनों समूहों का जो पॉजिटिव कोरिलेशन है वह उनके कॉन्वर्जेंट वैलिडिटी को बताने का काम करता है। तो इस तरीके से हम 2 समूहों के बीच में जो पॉजिटिव कोरिलेशन है उसके थ्रू कन्वर्जेंट वैलिडिटी को अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ जो एक और तरीके की वैलिडिटी है जिसकी हम बात करते हैं प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी भी वैधता का एक प्रकार है जो मुख्य रूप से जो किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण का जो परफॉर्मेंस है एक निश्चित समय पर एक निश्चित क्राइटेरियन को मेज़र करने के लिए उसको हम प्रिडिक्टिव वैलिडिटी के नाम से जानते हैं। और इस तरीके की जो वैधता है वह मुख्य रूप से 2 स्कोर्स के बीच में जो 2 अलग-अलग डिफरेंट अलग-अलग मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के जो स्कोर्स हैं उनके बीच का जो कोरिलेशन है उस पर निर्भर करती है। यानी कि अगर हमने एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण दिया और फिर दूसरे ग्रुप को दूसरा मनोवैज्ञानिक परीक्षण दिया है, तो जो 2 अलग-अलग मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का स्कोर निकल के आया है, उनके बीच की जो कोरिलेशन है वह कैसा है, वो हाई कोरिलेशन है, पॉजिटिव है या नहीं है, इससे हमारी जो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी है वह निर्भर करती है। और यह काफ़ी हद तक कॉन्करेंट वैलिडिटी जो है उससे मिलती-जुलती है। बस एक जो बहुत बेसिक सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो ये है कि जब हम प्रेडिक्टिव वैलिडिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम जब कॉन्करेंट वैलिडिटी की बात करते हैं तो हम आपने जैसा मैंने आपको बताया था कि जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है वो एक ही समय पर दिया जाता है और जब प्रेडिक्टिव वैलिडिटी की बात करते हैं तो जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण 2 हम दे रहे हैं वो दोनों अलग-अलग समय काल में दिया जाता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है प्रेडिक्टिव और कॉन्करेंट वैलिडिटी के बीच में। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम कुछ वैधता की बात कर रहे थे अभी तक, जहाँ पर हमने ये देखा कि किस तरीके से हम जो भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, उसमें वैधता को किस तरीके से समझ सकते हैं और कितने तरीके की वैधता का प्रकार है, जिससे हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जो दूसरा पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया जाना है, वह है विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी। जैसा आपको पहले भी बताया था कि विश्वसनीयता को हम मुख्य रूप से कंसिस्टेंसी के साथ देखते हैं।
कि कोई भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक पीरियड ऑफ टाइम में कितना कंसिस्टेंट है। तो इस चीज़ को हम विश्वसनीयता से देखते हैं कि कोई भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण अगर एक ही तरीके के समूह पर, एक ही स्थिति परिस्थिति में बार-बार अगर संपादित किया जा रहा है, तो इससे उनके जो परिणाम है उस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि स्थिति परिस्थिति भी नहीं बदल रही है और जो ग्रुप है या सैंपल बिहेवियर है वह भी सेम है। तो ऐसा माना जाता है कि जो परिणाम है वो एक जैसा ही निकल कर आना चाहिए, यानी कि कंसिस्टेंट होना चाहिए। इसको हम विश्वसनीयता से समझ सकते हैं। तो जब भी हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण का कोई भी निर्माण करें, इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसकी जो विश्वसनीयता है वह एक महत्वपूर्ण और डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन एक काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट होता है कि जब भी हम किसी भी परीक्षण को बना रहे हैं, तो वो उसकी विश्वसनीयता क्या है, इस चीज़ को हम ज़रूर देख लें। और जो विश्वसनीयता है उसको हम रिलायबिलिटी कोएफ़िशिएंट से बताते हैं और स्टैटिस्टिकली उसको हम कंप्यूट भी कर सकते हैं। तो कई तरीके की विश्वसनीयताएँ होती हैं, जैसे पहला है टेस्ट रीटेस्ट मेथड। तो टेस्ट रीटेस्ट मेथड, इसमें हम मुख्य रूप से किसी भी एक परीक्षण के टेस्ट स्कोर और रीटेस्ट स्कोर के बीच का जो कोरिलेशन है उसको कंप्यूट करने का काम करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि एक बार पहले हमने वह टेस्ट एक व्यक्ति विशेष के ग्रुप को हमने एडमिनिस्टर किया एक समय में, और फिर हम री एडमिनिस्टर करते हैं एक निश्चित समय के गैप के बाद, एक निश्चित समय के अंतराल के बाद उसी ग्रुप को हम वही टेस्ट फिर से री एडमिनिस्टर करते हैं, और दोनों के जो स्कोर्स हैं उनके बीच का जो कोरिलेशन है वह हमारे टेस्ट रीटेस्ट मेथड जो रिलायबिलिटी है उसको बताने का काम करता है कि टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी हाई है या लो है। और मुख्य रूप से ये माना जाता है कि एक ही ग्रुप पर अगर आप वो टेस्ट बार-बार दे रहे हैं, तो उसकी जो रिलायबिलिटी है उस पर कोई असर नहीं आना चाहिए, यानी कि जो उसका रिज़ल्ट है वह एक जैसा ही होना चाहिए। तो उन दोनों के बीच का जो कोरिलेशन है वो अगर हाई है, तो हम ये कहते हैं कि टेस्ट रिलायबिलिटी बेहतर है। और मुख्य रूप से जो प्रैक्टिस इफ़ेक्ट होते हैं या लर्निंग की जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर, या मेमोराइज़ेशन जो आइटम्स का होता है पार्टिसिपेंट्स के द्वारा, इनके थ्रू हम कुछ एरर होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर होती हैं, क्योंकि एक ही टेस्ट को जब आप दोबारा रीटेस्ट करते हैं, री एडमिनिस्टर करते हैं, तो प्रैक्टिस इफ़ेक्ट आ सकता है। जो पार्टिसिपेंट हैं वह कुछ आइटम्स को लर्न कर सकते हैं और उन पर एक जैसा रिस्पॉन्स कर सकते हैं। इस तरीके के एरर आने की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन इसके अलावा जो टेस्ट रीटेस्ट मेथड है वह एक विश्वसनीय मेथड माना जाता है किसी भी परीक्षण की विश्वसनीयता को मापने के लिए। इसके अलावा स्प्लिट हाफ मेथड एक दूसरा विश्वसनीयता का प्रकार है, जिसको हम कहते हैं स्प्लिट हाफ मेथड। तो स्प्लिट हाफ मेथड मुख्य रूप से उस परीक्षण की इंटरनल कंसिस्टेंसी पर निर्भर करता है। यहाँ पर हम किस तरीके से ये जो स्प्लिट हाफ विश्वसनीयता है इसको किस तरीके से मापते हैं, ये आपको बताती हूँ कि इसमें जो भी क्वेश्चनियर है उसके 50% आइटम्स को हम स्प्लिट कर देते हैं, यानी कि एक क्वेश्चनियर में अगर 40 आइटम्स हैं तो हम उनको 20% 20 आइटम्स एक बार में और 20 आइटम्स एक बार में, यानी कि 50% पर उसको हम स्प्लिट कर देते हैं। तो जो 20 आइटम्स का फर्स्ट पार्ट है उसको हम एक बार एडमिनिस्टर करते हैं, और जो रेस्ट 20 आइटम्स हैं उनको हम नेक्स्ट अटेम्प्ट में दूसरे बार में हम उनको देते हैं, और इन दोनों के बीच का जो कोरिलेशन है वह हमारे स्प्लिट हाफ मेथड को, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी को बताने का काम करता है। तो इस तरीके से हम स्प्लिट हाफ मेथड के थ्रू रिलायबिलिटी को देख सकते हैं। और ये मेथड जहाँ पे हम काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स है
ऐसे क्वेश्चनियर्स के लिए या ऐसे मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के लिए विश्वसनीयता का यह जो प्रकार है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि जहाँ पे बहुत लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स हैं, वहाँ पर हम उनको स्प्लिट कर देते हैं 50-50% में, तो इससे ये काफ़ी आसान तरीका हो जाता है वो परीक्षण को एडमिनिस्टर करने के लिए। तो इस तरीके से हम स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी पर यहाँ पर काम करते हैं। इसके अलावा एक और तरीका जो है विश्वसनीयता को मापने का, जिसको हम कहते हैं कूडर रिचर्डसन रिलायबिलिटी एंड कोफिशिएंट अल्फा। तो जो कूडर रिचर्डसन रिलायबिलिटी है, यह इस चीज़ पर निर्भर करती है, ये बताती है इंटर आइटम कंसिस्टेंसी की बात करती है। किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण का जो इंटर आइटम कंसिस्टेंसी है, वहाँ पर ये कूडर रिचर्डसन रिलायबिलिटी की बात की जाती है। और मुख्य रूप से जो कूडर रिचर्डसन रिलायबिलिटी है, ये वैसे परीक्षणों के लिए काफ़ी उपयोगी मानी जाती है जहाँ पर हम फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करते हैं या मल्टीपल चॉइसेस के क्वेश्चन देते हैं, या ऐसे आइटम्स होते हैं जहाँ पे शॉर्ट आंसर करना है पार्टिसिपेंट्स को। तो इस तरीके के क्वेश्चनर्स के लिए, इस तरीके के परीक्षणों के लिए जो कूडर रिचर्डसन रिलायबिलिटी है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि ये इंटर आइटम कंसिस्टेंसी पर काम करती है, होमोजेनस होती है। और जब हेट्रोजेनस होते हैं आइटम्स, तो इसका जो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट है वो लो माना जाता है। तो इस तरीके से हम कोफिशिएंट के कूडर रिचर्डसन रिलायबिलिटी के थ्रू भी जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, उनकी विश्वसनीयता को माप सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि किस तरीके से हम विश्वसनीयता और वैधता की बात करते हैं और उनके मुख्य प्रकारों को समझ सकते हैं जब हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण की बात कर रहे हैं। इसके अलावा बात आती है स्टैंडर्डाइजेशन की, कि किस तरीके से आप अपने मनोवैज्ञानिक परीक्षण को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। तो जैसा आपको मैंने पहले भी बताया था, मुख्य रूप से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स को बनाते समय, परीक्षण को स्टैंडर्डाइज करते समय, कि उनकी विश्वसनीयता और वैधता क्या है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कितना रिलायबल और कितना वैलिड है आपका टेस्ट। तो जो भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण हम बनाएं, उसकी विश्वसनीयता और वैधता को हम ज़रूर माप लें। उसके साथ ही साथ हम जो भी आइटम्स बना रहे हैं, वो हमेशा एक जो भी एक मीनिंग होना चाहिए, एक मीनिंगफुल आइटम्स ही लिखें। वहाँ पे हम कोई मीनिंगलेस आइटम्स ना लिखें, क्योंकि वो आइटम्स फिर आपकी जो ओवरऑल रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को आप असेस करते हैं, वहाँ पर ऐसे आइटम्स की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी अफेक्टेड होती है अगर आप इस तरीके के मीनिंगलेस आइटम्स वहाँ पर लिखते हैं तो। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इस तरीके से हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के द्वारा ओवरऑल जो हमारा मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के प्रकार की। कई तरीके के मनोवैज्ञानिक परीक्षण हैं हमारे सामने, कुछ जिनको हम कहते हैं इंडिविजुअल टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट जो कि सिंगल इंडिविजुअल पर ही एडमिनिस्टर किए जा सकते हैं, जैसे वेशलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल वास, आप जानते होंगे। इंटेलिजेंस को, अडल्ट्स में इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए काफ़ी बहुचर्चित और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनर माना जाता है। ये क्या है? यह एक इंडिविजुअल टेस्ट है जिसको कि हम सिंगल इंडिविजुअल्स पर एडमिनिस्टर करते हैं। इसके साथ ही साथ स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट, यह भी इंडिविजुअल टेस्ट की कैटेगरी में आता है। जो और भाटिया बैटरी, यह भी कुछ इस तरीके के टेस्ट हैं जो इंडिविजुअल टेस्ट्स की कैटेगरी में, श्रेणी में आते हैं। और इंडिविजुअल टेस्ट का मतलब, जैसा आपको नाम से ही स्पष्ट होगा, कि सिंपल है कि जहां हम एक ही व्यक्ति पर उस टेस्ट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, वह इंडिविजुअल टेस्ट कहा जाता है। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी, जो दूसरा टाइप है परीक्षणों का, वह है ग्रुप टेस्ट। तो जिस तरीके से इंडिविजुअल टेस्ट है, उसी तरीके से ग्रुप टेस्ट, जो कि कुछ ग्रुप पर एडमिनिस्टर किया जाता है। यह सिंगल इंडिविजुअल पर नहीं, हालांकि सेम टाइम पर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पर एडमिनिस्टर किया जाता है, जिसको हम ग्रुप टेस्ट कहते हैं। जैसे मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी,
एमएमपीआई एक काफ़ी फ़ेमस, काफ़ी प्रसिद्ध पर्सनैलिटी इन्वेंटरी है, पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए। तो मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी एमएमपीआई एक ग्रुप इन्वेंटरी है, जो कि हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पर एक समय में एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो ये कैटेगरी दूसरी हो गई, दूसरे तरीके का टेस्ट हो गया जिसको हम कहते हैं ग्रुप टेस्ट है। इसके अलावा एक टेस्ट जिसको हम कहते हैं स्पीड टेस्ट है। स्पीड टेस्ट जो है वह मुख्य रूप से सेम डिफ़िकल्टी लेवल के आइटम्स इसमें होते हैं और एक सर्टेन एक निश्चित समय के लिए यह जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको दिया जाता है कंप्लीट करने के लिए, जहाँ पर हम स्पीड को मेज़र करते हैं। हम ये देखते हैं कि इसीलिए इसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है आइटम्स का वो एक जैसा रखा जाता है और एक निश्चित समय के लिए दिया जाता है, जिससे कि हम यह देख सकें कि कितने समय में वह जो भी पार्टिसिपेंट हैं वह इस टेस्ट को कितने समय में कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम स्पीड टेस्ट करते हैं। तो कितने कम से कम समय में जो लोग हैं वो इस टेस्ट को कंप्लीट कर पा रहे हैं। दूसरा हो गया पावर टेस्ट। पावर टेस्ट मुख्य रूप से यहाँ पर ऐसे जो आइटम्स को रखा जाता है कि उनका डिफ़िकल्टी लेवल समय के साथ धीरे-धीरे आगे बढ़ता है। जैसे-जैसे एक-एक आइटम्स के साथ हम आगे बढ़ते चले जाते हैं टेस्ट में, हमारा जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बढ़ता चला जाता है और इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दी जाती है। हम ये देखते हैं कि किस तरीके से क्या, चूँकि आइटम बढ़ने के साथ-साथ डिफ़िकल्टी लेवल इसमें बढ़ रहा है, तो इसको हम कहते हैं पावर टेस्ट। यानी कि हम यहाँ समय नहीं देखेंगे, हम यहाँ स्पीड नहीं चेक करेंगे, हम यहाँ सिर्फ़ ये इवैल्यूएट करने का, असेस करने का काम करते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ते रहने के साथ भी लोग टेस्ट को कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं, कर रहे हैं या नहीं, और इसीलिए इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जाती है। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी जहाँ पे हम रखते हैं चीज़ों को, जिसको हम कहते हैं वर्बल टेस्ट। वर्बल टेस्ट जहाँ पे पेपर पेंसिल वगैरह जो है वो एक आइटम्स हैं जो कि लैंग्वेज को यूज़ करते हुए किया जाता है। पेपर पेंसिल टेस्ट जिसको हम वर्बल टेस्ट की तरह से देख सकते हैं। जैसे आइज़िंक का पर्सनैलिटी इन्वेंटरी है या केटल का 16 पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट है। ये सब हमारे वर्बल टेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। नॉन इसी तरीके से कुछ नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं, जहाँ पर आप फिगर्स एंड सिंबल्स के थ्रू परीक्षण लोगों के सामने, पार्टिसिपेंट्स के सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे रेवेन्स का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है, वो अगर आपको ध्यान हो तो आप देखेंगे कि वहाँ पे फिगर्स और सिंबल्स को यूज़ किया गया है, इसलिए वो नॉन वर्बल टेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा कुछ होते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट, जहाँ पर हम इंडिविजुअल को कुछ सर्टेन टास्क देकर उनके परफॉर्मेंस को चेक करने का काम करते हैं। जैसे अलेक्जेंडर्स का पास अलोंग टेस्ट है या कोह का ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट है। तो यहाँ पर क्या है कि एक टास्क देकर हम किसी कंस्ट्रक्ट को मेज़र करने का काम करते हैं। तो हम वो जनरली जो जिस तरीके के आइटम्स बनाते हैं, क्वेश्चन आंसर बनाते हैं, वैसा ना करके एक पर्टिकुलर टास्क उनको दिया जाता है और उस टास्क के थ्रू उनके परफॉर्मेंस को हम ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स होते हैं, जहाँ पर इंडिविजुअल जो हैं वो सर्टेन जो करेक्ट आंसर्स हैं वो चूज़ करने का काम करते हैं, जहाँ पर हम उनको एमसीक्यूज़ देते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देते हैं या रेटिंग स्केल देते हैं, जिस पर उन्हें या ट्रू फॉल्स तरीके के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जिससे कि वो अपना जो करेक्ट आंसर है वो वहाँ पर दे सकें। ऐसे कई सारे स्केल हैं, जैसे लिकर्ट स्केल है या फिर थर्स्टन की स्केल है। तो कई सारे ऐसे स्केल्स हैं जहाँ पर हम रेटिंग्स के थ्रू जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनके जो रिस्पॉन्स ले सकते हैं। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हैं तो कुछ प्रोजेक्टिव टेस्ट्स होते हैं जो कि सब्जेक्टिव होते हैं। अभी तक हमने जैसे पढ़ा कि जो भी परीक्षण होते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, वो मुख्य रूप से व्यक्तिनिष्ठ ना होकर वस्तुनिष्ठ होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव होते हैं। लेकिन
कुछ ऐसे टेस्ट्स भी हैं जो प्रोजेक्टिव टेस्ट्स की कैटेगरी में आते हैं और व्यक्तिनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव नेचर में होते हैं। जैसे आप रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट देख लीजिए, या सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट है, या थेमैटिक परसेप्शन टेस्ट है, या चिल्ड्रंस परसेप्शन टेस्ट है। तो ये क्या है, सोमैटिक इंक ब्लॉट सीरीज है। तो ये कुछ प्रोजेक्टिव टेस्ट्स हैं जिनके थ्रू हम पर्सनालिटी को असेस करने का काम करती हैं, और ये सब्जेक्टिव टेस्ट्स की कैटेगरी में आते हैं, तो इसलिए इनको सब्जेक्टिव टेस्ट्स कहते हैं। इसके अलावा कुछ और भी कैटेगरीज हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट होती हैं, जहाँ पर मुख्य रूप से इंटेलिजेंस को ही मेज़र करने का काम किया जाता है, और कई तरीके के टेस्ट इसमें बनाए जाते हैं, क्योंकि अलग-अलग एज ग्रुप के हिसाब से अलग-अलग टेस्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर कई तरीके के, जैसे वेशलर का टेस्ट है, या स्टैनफोर्ड बिनी इंटेलिजेंस टेस्ट है, तो अलग भाटिया इन्वेंट्री है, तो अलग-अलग जो टेस्ट्स हैं वो क्लिनिकल सेटअप में इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए बनाए जाते हैं। तो उन सबको हम एक साथ कहते हैं कि वो इंटेलिजेंस टेस्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरीके से कुछ पर्सनैलिटी टेस्ट्स होते हैं, तो जैसे इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट्स होते हैं, उसी तरीके से पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए तमाम तरीके के पर्सनैलिटी टेस्ट्स होते हैं। उसमें से कुछ का नाम, जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, सोमैटिक इंक ब्लॉट टेस्ट सीरीज़ है, या थेमैटिक का परसेप्शन टेस्ट है, या आइजिंग का पर्सनैलिटी टेस्ट है, या केटल का 16 पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट है। तो ये सारे क्या है, पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए परीक्षण बनाए गए हैं, तो इनको पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं। इसी तरीके से एप्टीट्यूड को मेज़र करने के लिए जो टेस्ट बनाए जाते हैं, उनको एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। जैसे डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट एक काफ़ी फेमस टेस्ट है, तो उससे हम एप्टीट्यूड को मेज़र करते हैं। कुछ इंटरेस्ट इन्वेंटरीज होती हैं, जिनके थ्रू हम लोगों का जो एप्टीट्यूड, जैसे करियर डिसीजन में क्या एप्टीट्यूड है, या इस तरीके की चीज़ों को एजुकेशनल सेटअप में मुख्य रूप से उनका क्या इंटरेस्ट है, इसको इवैल्यूएट करने के लिए हम इंटरेस्ट इन्वेंटरीज का यूज़ करते हैं। तो वोकेशनल इंटरेस्ट इन्वेंटरी होती हैं, जहाँ पर हम इंटरेस्ट को देख सकते हैं, मुख्य रूप से करियर काउंसलिंग जो लोग करते हैं, या जहाँ पर करियर को लेके डिसीजंस लिए जाते हैं, वहाँ पर इंटरेस्ट इन्वेंटरीज काफ़ी हेल्पफुल मानी जाती हैं। कुछ एटीट्यूड टेस्ट्स होते हैं, जहाँ पर हम लोगों को का एटीट्यूड किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए या कुछ इवेंट्स को लेकर उनका क्या एटीट्यूड है, ये मेज़र करने के लिए एटीट्यूड टेस्ट्स बनाए जाते हैं। तो जैसे कि अ, ये जैसे एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन या एटीट्यूड टुवर्ड्स हेल्थ, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो थर्स्टन एंड लिकर्ट कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने कुछ स्केल्स डेवलप की, रेटिंग स्केल्स, जिनके थ्रू हम लोगों का एटीट्यूड टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अचीवमेंट टेस्ट्स होते हैं, जहाँ पर हम अचीवमेंट मोटिवेशन की बात करते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल में कितना एकेडमिक अचीवमेंट अगर देखना है, तो कई तरीके के अचीवमेंट टेस्ट्स होते हैं एजुकेशनल सेटअप में भी, जैसे एकेडमिक अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, या मैथमेटिक्स अचीवमेंट टेस्ट होते हैं। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि हम अचीवमेंट टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ अचीवमेंट टेस्ट्स भी इस तरीके से दिए जा सकते हैं। तो अभी हमने ये देखा कि तमाम तरीके के जो टेस्ट हैं, वहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अलग-अलग कैटेगरीज़ में अलग-अलग तरीके से उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पर्सनैलिटी को मेज़र करना है, तो कई तरीके के पर्सनैलिटी टेस्ट्स हमारे सामने अवेलेबल हैं। अगर आपको इंटेलिजेंस को मेज़र करना है, तो कई तरीके के इंटेलिजेंस टेस्ट्स हमारे सामने मेज़र हैं। यानी कि हर एक कंस्ट्रक्ट को अलग-अलग मेज़र करने के लिए कई तरीके के जो टेस्ट्स हैं, परीक्षण हैं, वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज़ ये समझ लें कि अभी तक हमने जितना भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण की बात की है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके सामने रखने ज़रूरी हैं, कि जो भी परीक्षण का निर्माण हम करें, सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखें कि वह जिस कंस्ट्रक्ट को
मेज़र करने के लिए उसको बनाया जा रहा है, वह मनोवैज्ञानिक परीक्षण उसी कंस्ट्रक्ट को ही मेज़र कर रहा हो। यानी कि उसमें जितने भी आइटम्स हम रखें वो वैसे ही रखें जो उसी कंस्ट्रक्ट को मेज़र करने के लिए बनाए गए हों। एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, जो डिफ़िकल्टी लेवल हम रखें, सामान्य तौर पर हम डिफ़िकल्टी लेवल इस तरीके का रखें जो कि आइटम्स के साथ धीरे-धीरे आगे बढ़ता हो। तो डिफ़िकल्टी लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा हो, एक ही साथ पहले ही आइटम में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आइटम हम ना रख दें। और जो भी आइटम्स हैं वो चूँकि मोस्टली सारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स होते हैं, कुछ ही ऐसे हैं जो सब्जेक्टिव टेस्ट्स होते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स हम बना रहे हैं वहाँ पर हम आइटम्स इस तरीके से रखें, वो अंडरस्टैंडेबल भी होने चाहिए, जिससे पढ़कर लोग इस बात को समझ सकें कि किस तरीके से उस पे रिस्पॉन्स करना है। एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि जिस भी तरीके के जो भी रूल रेगुलेशंस हैं वो हम पहले ही पार्टिसिपेंट्स को समझा दें अच्छे तरीके से कि किस तरीके से उनको रिस्पॉन्स करना है, और उसके बाद हम वो टेस्ट उनके सामने प्रस्तुत करें, जिससे कि वह सही तरीके से पढ़कर एक-एक आइटम को समझकर उस पर रिस्पॉन्स कर सकें। क्योंकि इसके बाद जब आप इसका स्कोर एनालाइज़ करेंगे और रिज़ल्ट को इंटरप्रेट करेंगे, तो वहाँ पर आपको इस चीज़ों से बहुत सुविधा होगी। तीसरी ज़रूरी बात है वो ये कि जो भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, वह विश्वसनीय और वैध होना चाहिए। विश्वसनीयता और वैधता को लेके बहुत सारी बात हमने की है, तो इस चीज़ का ध्यान अवश्य रखें कि जो भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण हम बना रहे हैं, वह विश्वसनीय और वैध होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तभी हम जो ओवरऑल हमारा मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, वह तभी स्टैंडर्डाइज्ड माना जाएगा, जबकि उसके जो आइटम्स हैं वह वैलिड और रिलायबल होंगे। तो वैलिड कि जिस कंस्ट्रक्ट को मेज़र करने के लिए बनाया गया है उसी कंस्ट्रक्ट का मेज़रमेंट होना चाहिए, और रिलायबल कंसिस्टेंसी के फॉर्म में कि एक ही व्यक्ति विशेष के समूह पर एक ही स्थिति परिस्थिति में बार-बार वह परीक्षण देने पर भी जो उसका परिणाम है उसमें कोई बदलाव नहीं आए, तो यह रिलायबल या कंसिस्टेंट माना जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि तमाम तरीके के जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण हैं, वो कई तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं मानव व्यवहार को समझने के लिए, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने के लिए, कई तरीके से उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ़ कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि किस तरीके से जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण हैं, उनको हम ऑब्जेक्टिव वे में किस तरीके से अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ। कुछ एरर्स होने की भी, कुछ एरर वेरिएंस भी अज़्यूम्ड होता है। वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर जैसे कुछ बायस है या बायसनेस है या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, इनको आप कुछ हद तक मेज़र कर सकते हैं, कुछ हद तक इनको आप कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ एंग्ज़ायटी या फटीग हो सकती है पार्टिसिपेंट्स के लेवल पर जिनको आप वो टेस्ट दे रहे हैं, वो अगर एंग्ज़ियस फ़ील कर रहे हैं या फटीग है, तो वहाँ पर कुछ बायसिंग, वहाँ पे कुछ एरर वेरिएंस होने की पॉसिबिलिटी होती है। कुछ टेस्टिंग कंडीशंस की वजह से भी एरर वेरिएंस होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, जैसे टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा है या कुछ तरीके के डिस्ट्रैक्शंस हैं, यानी कि नॉइज़ है या क्राउड है या इस तरीके की चीज़ें हैं, तो भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सही तरीके से उस टेस्ट पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें जो भी हम सेटअप करें, वहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी सेटअप करें वहाँ पर हम कम से कम जो ये कंडीशंस की वजह से एरर वेरिएंस हो रहा है उसको हम कंट्रोल कर पाएँ। तो एक ऑप्टिमम लेवल का टेम्परेचर वहाँ का होना चाहिए, बहुत हाई या बहुत लो ना हो, और डिस्ट्रैक्शंस को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, तो नॉइज़ या इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जहाँ पर भी हम वो एडमिनिस्टर कर रहे हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट को लोगों के सामने। तो इस तरीके से हम एरर वेरिएंस को भी कंट्रोल करने का काम कर सकते हैं।
जो भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण हैं, उनका अलग-अलग सेटअप में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आपको पहले भी बताया कि क्लिनिकल सेटअप में या ऑर्गेनाइज़ेशनल सेटअप में अच्छे तरीके से जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कुल मिला-जुला कर हम ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान के शोध के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें और सही तरीके से एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण को बनाकर अगर हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो हम एक सही परिणाम को पा सकते हैं और शोध को आगे बढ़ा सकते हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोध को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से अपना योगदान मनोविज्ञान के शोध के क्षेत्र में देते हैं। इन्हीं चीज़ों के साथ आज के इस व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करती हूँ।